आज मैं आपको कुछ एक्टिव और पैसिव वॉइस के विशेष प्रकार के वाक्यों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अक्सर की हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। होता क्या है, प्रायः हम नॉर्मल तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना लेते हैं, लेकिन जब कभी भी ट्रिपिकल आते हैं, थोड़ा डिफरेंट काइंड्स के आते हैं, तो हम उनको नहीं बना पाते हैं। इसी को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपके जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं या बोर्ड परीक्षा में जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछे गए हैं, उनके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए जो वाक्य हैं किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, जब कभी भी हमारा कोई भी सेंटेंस हो, और ये तो हमको रूल पता ही है कि वो यदि वर्ब से प्रारंभ होता है तो वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन समस्या ये आती है कि जब वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट के बाद और वाक्य दिया होता है, तो उसको हम कैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस में चेंज करें। तो इसको बदलने के लिए हमारा वही तरीका होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस यू। इसके बीच में जो भी अदर वर्ड होते हैं वो हमारे बीच में आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं। होता कि यही है कि जब कभी भी हमारा वाक्य कोई भी प्रीपोजिशन से जहाँ से प्रारंभ हो जाए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है हमारा इन, ऑन, अपॉन, एबव, ओवर या जो भी आता है, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो जब कभी भी हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेम उसी अवस्था में लाना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वाक्य हमारे वर्ब से प्रारंभ होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो उनमें सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम, और जो भी हो वही लाना है। उसके बाद में बी लगाते हैं, और उसके बाद में हमारा रूल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमारी टेल की क्या हो जाती है, टोल्ड। और उसके बाद में हमारा जो भी बचा हुआ है उसको हम लगा देंगे, टू डू द वर्क। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलते हैं। और इसके बाद में यदि हम चाहे तो बाई यू और लगा सकते हैं। यदि बाई यू का प्रयोग हम ना भी करें तब भी हमारा वाक्य सही ही माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब कभी हमारे सेंटेंस में हमारी जो वर्ब वी होती है उसके रूप आए इज़, आर, एम, वाज, वर, और उसके बाद में टू और आता है, तो इस प्रकार के वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इनके पश्चात में हम बी ई का प्रयोग और कर देते हैं। जैसे इसमें हमारा मी है, इसको हम जब सब्जेक्ट लेंगे तो इसका आई हो जाएगा, और आई के हिसाब से हमारी जो वर्ब है वो क्या होती है, एम। पैसिव वॉइस में आई के हिसाब से एम लगता है, एम। उसके बाद में क्या लगना है, उसके बाद में टू जो दिया है हमारा, टू बी, और टू के बाद में बी और लगाना है, बी। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी हेल्प्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, हिम लगेगा। ठीक, इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसी प्रकार से ये हमारा है ही शुड हेल्प हर। जब कभी भी हमारा एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आती है, जिसमें कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, शैल है, शुड है, वुड है, ऐसे करके जो भी आए, और टू है, नीड है, तो इनके पश्चात में हम क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई कैन, कुड, विल, शैल, ये कुछ भी आए, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस बी ई और जोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मॉडल्स आते हैं उनके बाद में हम बी ई जोड़ करके पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही, ओ ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, शी शुड बी, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड बाई, और ही का हमारा ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस प्रकार से हम इस वाक्य को बदलेंगे। उसके बाद में हमारा आता है, कभी कभी देखा होगा आपने परीक्षा में, वन शुड कीप वंस अ प्रोमिसेस, इस प्रकार से वाक्य आता है। तो देखिए यहाँ पे जो वन का प्रयोग है वो किसी एक के लिए है। ऐसे ही वन के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा वंस आती है। तो जब इस प्रकार के वाक्य हों तो इन वाक्यों में इन सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो क्या करते हैं, इनको हम हटा देते हैं, और वाक्य को हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट मान करके हम वाक्य को बनाते हैं। तो वंस हटा दिया है हमने, क्या अब क्या बचा है हमारा, प्रोमिसेस, और शुड है तो शुड के साथ में क्या आएगा, शुड बी, और कीप की हमारी थर्ड फॉर्म होती है क्या, केप्ट, शुड बी केप्ट।
वैसे तो बाई वन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो वन है इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हम इनको सब्जेक्ट्स और पजेसिव को इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद में ये वाक्य बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है, ये हर बार हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये परीक्षा में पूछा जाता है कि इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। ये वाक्य भी हमारा जैसे कि ऊपर का वाक्य था उसी प्रकार का वाक्य है, बस इस वाक्य में थोड़ा ये डिफरेंस है कि इधर वाला जो हमारा वाक्य है इस वाक्य के बाद में फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद में टू बी वैसे ही लगना है। तो इसको जब हम पैसे में बदलेंगे तो इट इज़ टाइम, उसके बाद में फॉर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर द शॉप, अब लगाना है हमें टू बी क्लोज की थर्ड फॉर्म हमारी होती है क्लोज्ड। ये सेंटेंस सभी को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत अधिक पूछा गया है, बहुत बार ये पूछा गया है। इसी के बाद में अगला हमारा आता है एवरीबडी नोज गांधी जी। तो ये वाक्य आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, फिर भी यह वाक्य परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है और इसके पूछने का कारण ये होता है कि इसकी वर्ब हमारी नो है। तो ध्यान रखना जब कभी भी नो तथा ऑब्लाइज ये वर्ब आए तो क्या होता है कि जो हमारा प्रीपोजिशन बाई होता है तो बाई ना लगा करके हम क्या करेंगे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, और इसी बेस के आधार पे ये वाक्य हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हो जाएगा गांधी जी एक वचन में है और प्रेजेंट का है, तो क्या हो जाएगा इज, नो की थर्ड फॉर्म हमारी होती है नॉन, और टू एवरीबडी। इस प्रकार से इसको सिर्फ ये वाक्य इस टू की वजह से पूछा जाता है अधिकतर। इसके बाद में जब कभी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वो हु से प्रारंभ हो, हु से जब प्रारंभ होता है तो हु के स्थान पर हम क्या करते हैं बाई होम का प्रयोग करते हैं, बाई होम। और फिर हम ये देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने पर हम क्या करते हैं हमारी सहायक क्रिया क्या होती है बाज या बर होती है पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में। जब इसका प्रयोग हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इसको हम सबसे पहले लेंगे इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हु के स्थान पर हमारा बाई होम आता है। उसके बाद में विंडो हमारा सिंगुलर है तो वाज द विंडो, और ब्रोक की हमारी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, और इंट्रोगेटिव मार्क वाक्य है तो इंट्रोगेशन का ही मार्क लगेगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए जो हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो भी सेम ऊपर वाले की तरह है, इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर। ये भी हमारा परीक्षा में आया हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या करेंगे पहले वाला जो हम वैसे ही रखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर, और वही ऑब्जेक्ट लेना है द मैटर टू बी लुक्ड, लुक का थर्ड फॉर्म क्या होती है लुक्ड, और इनटू। इस प्रकार से हम वाक्य को बनाएंगे। इसी प्रकार से जब कभी भी हमारा सेंटेंस जो होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द का ना होकर के वो पूरा हमारा क्या होता है क्लाउज होता है। जब कभी भी हमारे किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ना होकर के बल्कि वो क्या होता है वो पूरा जब क्लाउज हो, जब क्लाउज होता है तो हम क्या करते हैं कि इधर वाले वाक्य को हम सेम वैसा ही रहने देते हैं और जो परिवर्तन करते हैं वो हम इधर वाले वाक्य में करते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या करते हैं इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अपनी तरफ से यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए इसमें इट इज़ का प्रयोग होगा इट इज़, और उसके बाद में क्या होगा से की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है शेड, और शेष वाक्य हम वैसे ही जोड़ देंगे द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य। यदि यहीं पर हमारा दे सैड होता तो हम क्या करते इट वाज सैड। ठीक, यदि यहाँ पर हमारा अन्य कुछ होता वर सैड होता वर होता, ठीक, वो पास्ट टेंस में होता तो हम वर का प्रयोग कर देते। इज आर एम कब करेंगे जब प्रेजेंट में होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे इट आया इट के हिसाब से हमारा इज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये वाक्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
और ये वाक्य आप परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बार तैयार कर लें। धन्यवाद।